Everyone, welcome to Social Fields. So today we are going to do chapter number 2 of class 9th, that is what is democracy and why democracy. This is very important and interesting chapter, but before watching this, don't forget to hit the subscribe button. So let's get started. ओके सो हम इस चैप्टर को बेसिकली दो पार्ट में पढ़ेंगे. पहले पार्ट में तो हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ डेमोक्रेसी एंड इन सेकंड पार्ट वी विल गोइंग टू लर्न अबाउट व्हाई डेमोक्रेसी. हमें डेमोक्रेसी क्यों चाहिए, सिर्फ डेमोक्रेसी ही क्यों चाहिए. जैसे कि हमने चैप्टर नंबर 1 में काफ़ी सारी स्टोरीज पढ़ी थी ऑफ डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड की, और हमने उसमें पढ़ा था डिफरेंट गवर्नमेंट के बारे में, वेरियस गवर्नमेंट्स के बारे में एंड ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में. और हमने ये भी पढ़ा था कि कैसे कंट्री डेमोक्रेटिक होती नहीं है बट फिर भी प्रिटेंड करती है कि वो डेमोक्रेटिक है, तो उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे. सो फॉर एग्ज़ाम्पल चिले, ठीक है. चिले जो था पहले वहाँ पे एलेंडे का रूल था, वो बहुत ज़्यादा डेमोक्रेटिक था. उसने काफ़ी कुछ रिफॉर्म्स किए थे लोगों के लिए, एजुकेशनल रिफॉर्म्स किया था और मिल्क प्रोवाइड किया था पुअर चिल्ड्रंस को एंड सब कुछ किया था. बट फिर भी पिनोचेट रूल आया, वहाँ पे मिलिट्री ने ओवरथ्रू कर लिया था उनके जो है गवर्नमेंट को, ठीक है. नाउ सेकेंडली हमने पोलैंड में भी पढ़ा था कम्युनिस्ट पार्टी के बारे में, एंड गना में भी पढ़ा था हमने कि कैसे अफ्रीका में चीज़ें हुई थी, ठीक है ना. व्हाट डू यू थिंक इज़ कॉमन टू देम. अब इन सब में क्या कॉमन है एंड वाई डू वी क्लब देम ऑल अंडर द लेबल ऑफ डेमोक्रेसी. हम उसको क्यों लेबल करते हैं अंडर द डेमोक्रेसी. सो बेसिकली हमें इसमें ये जानना है कि ऑन द बेसिस ऑफ द एनालिसिस राइट डाउन सम फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी, कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एंड नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एंड नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में क्या डिफरेंस होता है. बेसिकली हमें ये पता होना चाहिए. अगर हमें ये पता होगा तो हम उस कंट्री को भी देख लेंगे कि जो प्रिटेंड कर रही है डेमोक्रेटिक होने का बट वो डेमोक्रेटिक है नहीं एक्चुअल में. ओके सो नाउ वाई डिफाइन डेमोक्रेसी. हमें डेफिनेशन बतानी पड़ेगी डेमोक्रेसी की, तभी हम समझ पाएंगे कि डेमोक्रेसी बेसिकली होती क्या है एंड नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्या होती है, उसकी अलग से बात करेंगे. बट सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे डेमोक्रेसी होती क्या है. जैसे कि हमने पिछले फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि डेमोक्रेसी इज़ ऑल अबाउट द गवर्नमेंट इज़ चूजन बाय द पीपल. सिर्फ वही गवर्नमेंट जिसको लोगों ने चूज़ किया है वही डेमोक्रेसी है. वी कुड द स्टार्ट विद द सिंपल डेफिनेशन. हम एक सिंपल डेफिनेशन से स्टार्ट कर सकते हैं, दैट इज़ डेमोक्रेसी इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल. जिस रूलर को लोगों ने इलेक्ट किया है, क्योंकि हर एक पर्टिकुलर पर्सन के पास इतना टाइम नहीं होता, उनके पास अपने खुद के काम होते हैं, तो हर एक के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो गवर्नमेंट को जाके देखे या हर ऑल्टरनेटिव डेज पे जाके गवर्नमेंट से बात करे. तो क्या करते हैं एक्चुअली, लोग एक पर्टिकुलर पर्सन को चूज़ कर लेते हैं और वही गवर्न करता है कंट्री को. सो दैट इज़ समथिंग विच वी कॉल्ड अ डेमोक्रेसी. सो जो लोग अपनी मर्जी से चूज़ करें जिस पर्टिकुलर पर्सन को और वो रूल करे, वो होता है डेमोक्रेसी. दिस इज़ अ यूजफुल स्टार्टिंग पॉइंट. नाउ दिस definition allows us to separate democracy from form of government that are clearly not democratic. अब देखो, जो नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होता है वहाँ पे लोग चूज़ नहीं करते, वो अपने आप ही चूज़ हो जाते हैं या उन्हें हेरिडिटरी मिल जाता है, जिसको हम मोनार्की बोलते हैं, या फिर मिलिट्री रूल्स के द्वारा ओवरथ्रू कर लिया जाता है गवर्नमेंट को. वो सब नहीं, यहाँ पे लोगों ने चूज़ नहीं करा. यहाँ पे लोगों ने आर्मी को नहीं बोला था, मिलिट्री को नहीं बोला था, यहाँ पे लोगों ने हेरिडिटरी को कंटिन्यू करने के लिए नहीं बोला था. बट डेमोक्रेसी बेसिकली वही होती है जहाँ पे लोग खुद चूज़ करते हैं अपने रूलर को. द आर्मी रूल ऑफ म्यांमार आर नॉट इलेक्टेड बाय द पीपल. जैसे कि जो हमने म्यांमार में देखा था, वहाँ पे लोगों ने इलेक्ट नहीं किया था, वहाँ पे बेसिकली आर्मी रूल आ गया था, मिलिट्री कूप ने वहाँ पे चीज़ें कर ली थी. दोज हु हैपन टू बी इन कंट्रोल ऑफ द आर्मी बिकम द रूलर ऑफ द कंट्री. जो भी आर्मी में होगा वही रूलर बन जाएगा कंट्री का, ठीक है. पीपल हैव नो से इन दिस डिसीजंस. डिक्टेटर्स लाइक पिनोचेट आर नॉट इलेक्टेड बाय द पीपल, जैसे कि हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था. और वहाँ पे चिले में तो पिनोचेट
लोगों द्वारा नहीं चूज़ किया गया था। दिस ऑल्सो अप्लाइज टू द मोनार्की, ठीक है जी। द किंग ऑफ नेपाल एंड द सऊदी अरेबिया रूल आर नॉट बिकॉज पीपल हैव चूजन देम टू डू सो, बट बिकॉज दे हैपन टू बी बॉर्न इन द रॉयल फैमिली। जस्ट बिकॉज दे आर बॉर्न इन द रॉयल फैमिली, उनको ये प्रिविलेज मिल गई है कि वो रूल कर सकते हैं कंट्री को, वो गवर्न कर सकते हैं कंट्री को, जस्ट बिकॉज दे आर बॉर्न इन टू द रॉयल फैमिली, और उनको हेरिडिटी के द्वारा ये चीज़ मिल गई है, ठीक है। दिस सिंपल डेफिनेशन इज नॉट एडिक्वेट, ठीक है। इट रिमाइंड अस दैट डेमोक्रेसी इज पीपल्स रूल। डेमोक्रेसी बेसिकली पीपल्स रूल है, जहाँ पे लोग ही चूज करें अपने इलेक्टेड मेंबर को, इलेक्टेड लीडर को। बट इफ वी यूज दिस डेफिनेशन इन एन अनथिंक मैनर, वी वुड एंड अप कॉलिंग ऑलमोस्ट एवरी गवर्नमेंट दैट होल्ड्स एन इलेक्शन अ डेमोक्रेसी। देखो, ऐसा नहीं है, जहाँ पे भी इलेक्शन होते हैं वो डेमोक्रेसी नहीं होती। क्यों नहीं होती है, अब इसके बारे में हम जानते हैं। दैट वुड बी वेरी मिसलीडिंग, एज वी शैल फाइंड आउट इन चैप्टर नंबर 4 में हम पढ़ेंगे आगे। एवरी गवर्नमेंट इन कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड वांटेड टू बी कॉल्ड एज, हर एक गवर्नमेंट चाहती है कि मैं डेमोक्रेटिक दिखूं, बट ये पॉसिबल नहीं हो पाता, क्योंकि सब जगह जो है डेमोक्रेसी को सिर्फ प्रिटेंड किया जाता है, फॉलो नहीं किया जाता, ठीक है। दैट इज़ वाई वी नीड टू carefully distinguish between a government that is actually a democracy and the one that pretends to be the one. So हमें ये डिस्टिंग्विश करना पड़ेगा कि कौन सी गवर्नमेंट एक्चुअल में डेमोक्रेसी को फॉलो कर रही है और कौन सी गवर्नमेंट जस्ट प्रिटेंड कर रही है, डेमोक्रेसी को फॉलो नहीं कर रही है, ठीक है। वी कैन डू सो बाय अंडरस्टैंडिंग ईच वर्ड इन दिस डेफिनेशन केयरफुली एंड स्पेलिंग आउट द फीचर ऑफ द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। इसके लिए हमें कुछ फीचर्स ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट पढ़ने होंगे। ओके, सो फीचर्स ऑफ द डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी के फीचर्स क्या क्या है। तो जैसे कि हमने पढ़ा, डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। सिर्फ वही डेमोक्रेसी होती है जहाँ पे लोगों ने लीडर को चूज किया हो, ठीक है। अब हु आर द लीडर्स इन दिस डेफिनेशन, अब रूलर कौन है यहाँ पे, ठीक है। व्हाट काइंड ऑफ इलेक्शन कॉन्स्टिट्यूट अ डेमोक्रेटिक इलेक्शन, ठीक है। कौन से काइंड ऑफ इलेक्शन है जो डेमोक्रेटिक इलेक्शन कहलाएंगे। एंड हु आर द पीपल, कौन लोग हैं हु कैन इलेक्ट द रूलर और गेट इलेक्टेड एज रूलर, ठीक है। कौन रूलर है जो इलेक्ट करेंगे रूलर को, और कौन रूलर है जो रूलर गेट इलेक्टेड होगा, ठीक है। फाइनली, व्हाट काइंड ऑफ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज डेमोक्रेसी, कौन सी काइंड ऑफ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो होती है वो डेमोक्रेटिक होती है। ये सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। अच्छा, क्या इलेक्टेड रूलर जो जिसको भी इलेक्ट कर लिया गया है उसका जो मन करेगा वो करेगा। कैन इलेक्टेड रूलर डू वट एवर दे वॉन्टेड टू डू, और मस्ट अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट फंक्शन विद अ लिमिट, विद सम लिमिट्स, ठीक है। उनके पास कुछ लिमिट्स होती है, या फिर वो इलेक्ट हो गया तो वो जो उसका मन करे वो कर सकता है। क्या ये भी होता है डेमोक्रेसी में। इज इट नेसेसरी फॉर अ डेमोक्रेसी टू रिस्पेक्ट सम राइट्स ऑफ द सिटीजन्स, और क्या डेमोक्रेसी में ये भी होता है कि वो लोगों की राइट्स की रिस्पेक्ट करे। तो लेट अस कंसिडर ईच ऑफ दीज क्वेश्चन विद द हेल्प ऑफ सम एग्जाम्पल, ठीक है। अब हम इन सारे क्वेश्चंस को समझेंगे विद द एग्जाम्पल्स। सो मेजर डिसीजंस बाय इलेक्टेड लीडर, अब एक इलेक्टेड लीडर है, उसकी जो मेजर डिसीजंस होते हैं वो कैसे होते हैं उसके बारे में बात करते हैं। जैसे कि इन पाकिस्तान, जनरल परवेज मुशर्रफ लेड द मिलिट्री कूप इन अक्टूबर 1999, ठीक है। अब इसने जो है मिलिट्री कूप से ओवरथ्रू कर लिया, ठीक है। ही ओवरथ्रू द डेमोक्रेटिक इलेक्टेड गवर्नमेंट एंड डिक्लेयर हिमसेल्फ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री, ठीक है। उसने एक तो ओवरथ्रू कर लिया और अपने आप को चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री डिक्लेयर कर लिया, ठीक है। लेटर ही चेंजेस रेजिग्नेशन टू द प्रेसिडेंट, ठीक है। एंड इन 2002 हेल्ड अ रेफरेंडम इन द कंट्री दैट ग्रांटेड हिम इन अ 5-year एक्सटेंशन, ठीक है। पहले तो उसने अपने आप को ओवरथ्रू कर लिया गवर्नमेंट को, इलेक्टेड गवर्नमेंट को, और अपने आप को चीफ एग्जीक्यूटिव बना लिया ऑफ द कंट्री का अपने आप ही, ठीक है। एंड उसके बाद में अब उसने अपनी जो पोजीशन है, डेजिग्नेशन है, उसको चेंज किया चीफ एग्जीक्यूटिव से प्रेसिडेंट में। एंड इन 2002 में उसने एक रेफरेंडम हेल्ड किया इन द कंट्री में, जिससे उसको 5 साल की एक्सटेंशन मिल जाएगी। देखो बेटा, रेफरेंडम क्या होता है। रेफरेंडम वो होता है जिसमें लोगों को बेसिकली यस या तो एक्सेप्ट करना होता है या रिजेक्ट करना होता है पर्टिकुलर पर्सन की इलेक्शन में वोट देने के लिए। उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं होता, किसी और लीडर को वो चूज़ नहीं कर सकते, या तो वो यस कर सकते हैं या नो कर सकते हैं। एंड पाकिस्तानी मीडिया, ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन एंड डेमोक्रेसी एक्टिविस्ट सेड दैट द रेफरेंडम वाज बेस्ड ऑन
मैल प्रैक्टिसेस एंड फ्रॉड। ठीक है, इन सब ने बोला, पाकिस्तानी मीडिया ने या फिर सोशल एक्टिविस्ट ने, ह्यूमन राइट्स ने, ऑर्गेनाइजेशंस ने, ये सब कुछ बोला कि ये जो रेफरेंडम हो रहा है वो मैल प्रैक्टिसेस और फ्रॉड के बेसिस पे हो रहा है। ठीक है, अब इन अगस्त 2002 ही इशू अ लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर दैट अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। अब इन अगस्त में 2002 में इसने इशू किया एक लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर को, एक इशू किया जिसमें वो कॉन्स्टिट्यूशन जो है पाकिस्तान का उसको अमेंड कर सकता है, मतलब उसमें चेंजेस ला सकता है। कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस कैसे आते हैं? अमेंडमेंट के थ्रू आते हैं। तो 2002 में उसने अमेंडमेंट करने की कोशिश करी कॉन्स्टिट्यूशन में। अकॉर्डिंग टू दिस ऑर्डर, इस ऑर्डर के अकॉर्डिंग जो प्राइम मिनिस्टर है कैन डिसमिस द नेशनल एंड प्रोविजनल असेंबलीज। जो प्रेसिडेंट है वो बेसिकली नेशनल और प्रोविजनल, स्टेट लेवल पे और नेशनल लेवल पे जो भी असेंबलीज होती है उसको डिसमिस कर सकता है। द वर्क ऑफ द सिविलियन कैबिनेट इज सुपरवाइज्ड बाय द नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल विच इज़ डोमिनेटेड बाय द मिलिट्री ऑफिसर। अब इवेंचुअली ये क्या दिखा रहा है? ये मिलिट्री ऑफिसर को ही इन्होंने राजा बना दिया। मिलिट्री ऑफिसर के द्वारा ही सुपरवाइज किया जाएगा सिविलियन कैबिनेट्स को। ठीक है, अब आफ्टर पासिंग दिस लॉ इलेक्शंस वर हेल्ड टू द नेशनल एंड प्रोविजनल असेंबली। उसके बाद इस लॉ को पास करने के बाद नेशनल और प्रोविजनल असेंबलीज में इलेक्शन होते हैं। ठीक है, सो पाकिस्तानी हैड इलेक्शन, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैव सम पावर्स। ठीक है, जो इलेक्टिव रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे उनके पास कुछ पावर्स होगी, बट जो फाइनल पावर है रेस्टेड विद द हैंड ऑफ द मिलिट्री ऑफिसर एंड जनरल मुशर्रफ हिमसेल्फ। बट फाइनल जो पावर होगी वो आर्मी के पास ही होगी, वो मिलिट्री ऑफिसर्स के पास ही होगी एंड जनरल मुशर्रफ के पास ही होगी। तो क्या ये आपको कहीं से भी डेमोक्रेटिक लग रही है? ना तो लोगों ने इनको चूज़ किया और ये अपने आप ही रूल बनाए जा रहे हैं। ठीक है, सब कुछ, सारी की सारी पावर जो इन्होंने मिलिट्री ऑफिसर के हाथ में दे दी। ठीक है, अब नाउ क्लियरली देयर आर मेनी रीजन वाई पाकिस्तान अंडर जनरल मुशर्रफ शुड नॉट बी कॉल्ड एक डेमोक्रेसी। यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि क्यों ये जो है जनरल असेंबली नहीं कहलाती। बट लेट अस फोकस ऑन दीज। कैन वी से दैट रूलर आर इलेक्टेड बाय द पीपल इन पाकिस्तान? क्या आपको लगता है ये रूलर जो है इलेक्टेड किया गया बाय द पाकिस्तान? नॉट क्वाइट, नहीं लगता ना। अब नाउ पीपल मे हैव इलेक्टेड द रिप्रेजेंटेटिव द नेशनल एंड, देखो लोगों ने बेसिकली नेशनल एंड प्रोविजनल लेवल पे तो लोगों को चुन लिया, बट क्या फ़ायदा इनको चूज़ करने का जब इनके हाथ में ही कुछ नहीं है, जब इवेंचुअली फाइनल पावर जो है मिलिट्री ऑफिसर के पास ही है। बट दोज इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव वर नॉट द रियल रूलर। उनके पास वो रियल रूलर है ही नहीं, क्योंकि उनके हैंड में कोई पावर है ही नहीं। ठीक है, they cannot take the final decision and the power to take the final decision rested with the army officials and with the general musharrafs and none of them were elected by the people। ठीक है, जितनी भी पावर है वो सिर्फ जनरल मुशर्रफ के पास और आर्मी ऑफिसर्स के पास ही है। ठीक है, ना कि उन लोगों के पास है जिसने लोगों को, जो लोगों के द्वारा चुने गए हैं। दिस हैपन्स इन मैनी डिक्टेटोरियल एंड मोनार्की। ये सब जगह ही होता है, डेमोक्रेसी को छोड़ के सब जगह यही होता है। दे फॉर्मली हैव एन इलेक्टेड पार्लियामेंट एंड गवर्नमेंट बट द रियल पावर इज इन द हैंड हु वर नॉट इलेक्टेड। क्योंकि जनरल मुशर्रफ को या फिर आर्मी ऑफिसर को तो इलेक्ट किया नहीं, बट फिर भी उनके हाथ में ही सारी की सारी पावर है। इन द प्रीवियस चैप्टर वी हैव रेड अबाउट द रोल ऑफ द यूएसएसआर इन द कम्युनिस्ट। ठीक है, हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था कम्युनिस्ट का क्या रोल है, कि वो कितना सपोर्ट कर रही है पोलैंड को। ठीक है, और कंटेम्प्रेरी ईरान में भी हमने देखा था कितना वो सपोर्ट कर रही है पोलैंड को, कितना कंट्रोल कर रखा है। ठीक है, बट क्या हुआ एट द एंड, उसके 15 हिस्सों में उनको डिवाइड कर दिया गया। ठीक है, हेयर द रियल पावर वॉज विद सम एक्सटर्नल पावर एंड नॉट विद द लोकली इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है, कंट्रोल कर रही है यूएसएसआर पोलैंड में। क्या मतलब है उसका कंट्रोल करने का, जबकि वो एक्सटर्नल है। दे आर नॉट द पार्ट ऑफ द पोलैंड बट स्टिल दे आर कंट्रोलिंग पोलैंड। एक्सटर्नल कंट्रोल आ रहा है पोलैंड पे, तो ये एक डेमोक्रेसी थोड़ी ना है। ठीक है, नाउ द फर्स्ट फीचर इज दिस कि इन द डेमोक्रेसी द फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर मस्ट रेस्ट विद दोज हु इलेक्टेड बाय द पीपल। फर्स्ट आपका फीचर ये बनता है कि जो फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर होनी चाहिए वो उनके हाथ में होनी चाहिए जो लोगों ने जिसको चूज़ किया है। ठीक है, उनके हाथ में नहीं जो अपने आप ही आ गए, उनके हाथ में होना चाहिए जिसको लोगों ने चूज़ किया है। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड द फर्स्ट फीचर ऑफ द डेमोक्रेसी। नाउ अब हम पढ़ेंगे फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन।
फ्री एंड फेयर वोटिंग होनी चाहिए, इलेक्शंस फ्री एंड फेयर होनी चाहिए। अब कैसे, अब इसके हम कुछ एग्जांपल्स पढ़ेंगे। देखो, चाइना में रेगुलर इलेक्शन हेल्ड होते हैं आफ्टर 5 ईयर्स, ठीक है, हर साल, हर 5 साल बाद इलेक्शन हेल्ड होते हैं, ठीक है। और यहाँ की पार्लियामेंट मतलब इलेक्शन, द कंट्रीज पार्लियामेंट कॉल्ड नेशनल पीपल्स कांग्रेस, ठीक है। अब द नेशनल पीपल कांग्रेस हेल्ड द पावर टू अपॉइंट द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री। अब इनके पास पावर होती है कि वो अपॉइंट करेंगे प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री। इट हैज़ नियरली 3000 मेंबर इलेक्टेड फ्रॉम ऑल ओवर द चाइना। 3000 मेंबर को इलेक्ट किया जाता है चाइना से। सम मेंबर आर इलेक्टेड बाय द आर्मी। कुछ मेंबर्स ऐसे भी होते हैं जिसको आर्मी द्वारा इलेक्ट किया जाता है। बिफोर कंटेस्टिंग इलेक्शन अ कैंडिडेट नीड्स द अप्रूवल ऑफ द चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी। बट देखो वही बात आ गई यहाँ पे, अगर आपको इलेक्शन में खड़ा होना है तो आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा किसका, चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी का। चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी से अगर आपको अप्रूवल नहीं मिलता तो आप खड़े नहीं हो पाओगे इलेक्शन में। दैट इज़ अ क्लियर साइन ऑफ नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, क्योंकि ये तो डेमोक्रेटिक है ही नहीं, यहाँ पे कोई फ्रीडम तो है ही नहीं, यहाँ पे सिर्फ एक ही पर्टिकुलर पार्टी है, दैट इज़ द चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी। अगर वहाँ से अप्रूवल आपको नहीं मिलता तो आप खड़े नहीं हो पाओगे इलेक्शन में। Only those who were the member of the Chinese Communist Party or 8 smaller parties allied to it were allowed to contest election held in 2002 to 2003। सिर्फ उन्हीं पार्टीज को अलाउड किया जाता है जो कम्युनिस्ट पार्टी का मेंबर हो, चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी का या फिर उनके 8 एलाइड स्मॉल जो पार्टीज है उनका पार्ट हो, ठीक है, सिर्फ उनको ही अलाउ किया जाता है। नाउ द गवर्नमेंट इज ऑलवेज फॉर्म्ड बाय द कम्युनिस्ट पार्टी। अब यहाँ पे सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी ही है, जो हमने पोलैंड में पढ़ा था वही है, यहाँ पे सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी ही है। सिंस इट्स इंडिपेंडेंस इन 1930 मेक्सिको, अब दूसरा यहाँ पे है, मेक्सिको होल्ड एन इलेक्शन आफ्टर एवरी 6 ईयर्स, ठीक है, और टू इट इलेक्ट्स इट्स प्रेसिडेंट। अब यहाँ पे मेक्सिको में क्या होता है, हर 6 साल में, वैसे तो बेटा देखो हर 5 साल में इलेक्शंस होते हैं, बट यहाँ मेक्सिको का आपको याद रखना पड़ेगा कि हर 6 साल में इलेक्शन होते हैं प्रेसिडेंट के लिए। द कंट्री हैज़ नेवर बीन अंडर द मिलिट्री और डिक्टोरियल रूल। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक है कि यहाँ पे कंट्री बिल्कुल भी मिलिट्री या डिक्टोरियल रूल में नहीं आई थी, बट अंटिल 2000 एवरी इलेक्शन वॉज वॉन बाय द पार्टी कॉल्ड PRI, ठीक है। बट यहाँ पे देखो, यहाँ पे ना तो आर्मी है, यहाँ पे ना तो कम्युनिस्ट पार्टी है, बट यहाँ पे हर एक इलेक्शन सिर्फ एक ही पार्टी जीतती है हर बारी, दैट इज़ PRI, इंस्टीट्यूशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी। ये उल्टा लिखा गया है, इसकी जो शॉर्ट फॉर्म है वो उल्टी है, तो ये याद रखना, PRI दैट इज इंस्टीट्यूशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी, ठीक है। ओपोजिशन पार्टी डिड कंटेस्ट इलेक्शन, इसमें जो है और पार्टीज खड़ी होती है बट नेवर मैनेज टू विन, बट वो कभी भी नहीं जीत पाती, ऐसा कैसे हो सकता है। द PRI वॉज नोन टू यूज मैनी डर्टी ट्रिक्स टू विन इलेक्शन, ठीक है। PRI जो है बहुत सारी डर्टी ट्रिक्स को यूज़ करती है इलेक्शन को विन करने के लिए। अब कैसे, ऑल दोज हु वर एम्प्लॉयड इन द गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैड टू अटेंड इट्स पार्टी मीटिंग। अब जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं उन सबको पार्टी मीटिंग्स को अटेंड करना होता है। जो टीचर्स होती है गवर्नमेंट स्कूल की, यूज टू फोर्स द पेरेंट्स टू वोट। अब गवर्नमेंट स्कूल के टीचर्स को भी फोर्स किया जाता है कि वो पेरेंट्स को बोले कि वो PRI को ही वोट दे। लार्जली जो मीडिया होती है वो इग्नोर कर देती है द एक्टिविटीज़ ऑफ द अदर ऑपोजिट पॉलिटिकल पार्टीज एक्सेप्ट टू क्रिटिसाइज देम। सिर्फ उनको जो क्रिटिसाइज करने वाले पॉइंट्स होते हैं सिर्फ वही दिखाए जाते हैं मीडिया में, ना कि उनके अच्छे पॉइंट्स दिखाए जाते हैं मीडिया में। एंड समटाइम्स द पोलिंग बूथ वॉज शिफ्टेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन द लास्ट मिनट। और समटाइम्स जो लोग वोट देने आते हैं तो पहले ही उनके लास्ट मोमेंट पे जो शिफ्ट कर दिया जाता है पोलिंग बूथ को, ताकि वो वोट देने ना आ पाए, ठीक है, जिसकी वजह से काफ़ी सारे लोग वोट देने नहीं आ पाते और उनको बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी फेस करनी पड़ती है टू कास्ट देयर वोट। द PRI स्पेंड अ लार्ज सम ऑफ मनी इन द कैंपेन, ठीक है, और वो बहुत ज़्यादा पैसा अपना लगा देते हैं कैंपेन में फॉर इट्स कैंडिडेट्स, ठीक है। शुड वी कंसिडर द इलेक्शन डिस्क्राइब अबव एज एग्जाम्पल ऑफ द पीपल इलेक्टेड। अब आपको ये कहीं से भी लग रहा है कि लोगों ने इसको इलेक्ट किया गया, यहाँ पे गवर्नमेंट टीचर्स को फोर्स किया गया बेसिकली कि वो पेरेंट्स को बोले कि आप सिर्फ PRI को वोट देना। गवर्नमेंट एम्प्लॉय को बोला गया है कि वो सिर्फ PRI को वोट दे, मीटिंग्स बिठाई जाती है, ठीक है। और लास्ट मोमेंट पे आके यहाँ पे पोलिंग बूथ ही चेंज कर दिया जाता है ताकि लोग वोट
देने ना आ पाए। तो ये आपको ये कहीं से भी ऐसा लगता है कि ये डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है? यहाँ पे इवेंचुअली एक ही पार्टी जीतेगी, दैट इज़ द पीआरआई। चाहे और कोई भी पार्टी आपकी ओपोनेंट हो, उनके अच्छे काम नहीं दिखाए जाते मीडिया में, सिर्फ उनको क्रिटिसाइज किया जाता है, तो ऑब्वियसली पीआरआई ही जीतेगी। नाउ there are many problems here. In China, the election do not ऑफर द पीपल सीरियस चॉइस। ठीक है, चाइना में ऑफर नहीं किया सीरियस चॉइस, वहाँ पे सिर्फ ये बोल दिया गया कि जो चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी जिसको अप्रूवल देगी सिर्फ वही कॉन्टेस्ट कर सकता है इलेक्शन, वही खड़ा हो सकता है। तो एक्चुअल में लोगों के पास कम्युनिस्ट पार्टी के अलावा कोई और पार्टी है ही नहीं वोट देने के लिए, उनके पास कोई सीरियस चॉइस है ही नहीं। ठीक है, दे हैव टू चूज द रूलिंग पार्टी इवेंचुअली। ठीक है, एंड इन द मैक्सिकन एग्जाम्पल पीपल सीम दैट रियली हैव नो चॉइस, बट उनके पास कोई भी चॉइस नहीं होती, उनको पीआरआई को ही चूज करना पड़ता है। देयर वॉज नो वे द रूलिंग पार्टी कुड बी डिफीटेड इवन इफ पीपल वर अगेंस्ट इट। ठीक है, उनके पास अगर लोग उनके अगेंस्ट भी हो तो भी उनको वो जीत ही जाते हैं। ठीक है, देर आर नॉट दीज आर नॉट फेयर इलेक्शन, ये जो इलेक्शन है वो फेयर नहीं है। वी कैन दस एड अ सेकेंड फीचर, इससे हमें एक सेकेंड फीचर मिलता है, दैट इज a democracy must be based on a free and fair election where those currently in the power have the fair chance of losing। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जो फ्री एंड फेयर इलेक्शन सिर्फ वही होता है जो जिनके पास चांस हो कि हाँ भाई वो हार भी सकते हैं। यहाँ पे तो इनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है हारने का, ना तो चाइना में है क्योंकि वहाँ पे चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी को ही बोला गया है कि सिर्फ वही कॉन्टेस्ट कर सकती है इलेक्शन, और ना ही मैक्सिको में है क्योंकि वहाँ पे इवेंचुअली पीआरआई ही जीतती है डर्टी ट्रिक्स की वजह से। तो उनके पास कोई चांस ही नहीं है कि वो लूज़ भी कर सकते हैं, इवेंचुअली वो जीत ही जाएंगे चाहे वो कुछ काम करे या ना करे। तो ये एक पॉइंट एक फीचर बनता है दैट अ डेमोक्रेसी मस्ट बी बेस्ड ऑन अ फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना चाहिए, जो कि चाइना एंड मैक्सिको में नहीं है। फ्री एंड फेयर यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है। तो और उनके पास जो है करंटली पावर में जो है उनके पास हैव अ फेयर चांस ऑफ लूजिंग। ठीक है, ये भी होना चाहिए। आई होप यू अंडरस्टूड द सेकेंड फीचर ऑफ द डेमोक्रेसी। नाउ इफ वी टॉक अबाउट द थर्ड फीचर, इसमें हम पढ़ेंगे वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू। हर एक पर्सन की एक वोट की एक वैल्यू होनी चाहिए। ठीक है, और जैसे कि अंटिल 2015, ठीक है, सऊदी अरेबिया में विमेन के पास राइट ही नहीं था वोट देने का। 2015 के बाद विमेन को राइट मिला है। है तो वो भी सिटीजन, बट उनके पास राइट नहीं था। Second point here is Estonia has made its citizenship rules in such a way that people belonging to Russian minorities find it difficult to get the right to vote। ठीक है, एस्टोनिया में बेसिकली जो लोग बिलोंग करते हैं रशियन माइनॉरिटीज़ से, उनके पास राइट नहीं है कि वो वोट दे पाए। ठीक है, एस्टोनिया बेसिकली एक कंट्री है रशिया के साइड में। ठीक है, ये जो कंट्री है वो रशिया के साइड में है। ठीक है, यहाँ पे जो रशियन माइनॉरिटीज़ रहते हैं, देखो रशिया के जो लोग हैं वो रशिया में ही रहते होंगे, बट यहाँ पे एस्टोनिया में कुछ रशियन माइनॉरिटीज़ भी रहते हैं। ठीक है, जो रशिया से यहाँ पे माइग्रेट हो गए हैं एस्टोनिया में, तो इनके पास राइट नहीं है कि वो वोट दे पाए जस्ट बिकॉज दे आर फ्रॉम द रशिया। नाउ द थर्ड पॉइंट हियर इज इन फिजी। फिजी एक तरह का आइलैंड है। ठीक है, द इलेक्टोरल सिस्टम इन सच दैट द वोट ऑफ एन इंडिजीनियस Fiji has more value than that of an Indian Fijian। ठीक है, जो इंडियन फिजियन है उनकी वैल्यू कम है वोट की, और जो वहाँ के एक्चुअल लोग हैं उनकी वैल्यू ज़्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पे वन पर्सन वन वोट एंड वन वैल्यू तो दिख ही नहीं रही, ना आपको यहाँ अंटिल 2015 तक सऊदी अरेबिया में दिखी, ना एस्टोनिया में दिखी, ना फिजी आइलैंड में दिखी। सो डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ द पॉलिटिकल इक्वालिटी। डेमोक्रेसी बात करती है फंडामेंटल इक्वालिटी की। नाउ दैट गिव अस द थर्ड फीचर, दैट इज इन अ डेमोक्रेसी ईच एडल्ट सिटीजन मस्ट हैव वन वोट एंड ईच वोट मस्ट बी हैव वन वैल्यू। ठीक है, हर एक वोट की एक ही वैल्यू होनी चाहिए। ये नहीं कि फिजियन में जो इंडियन फिजियन है उनकी कम वैल्यू है और वहाँ के जो एक्चुअल फिजियन है उनकी ज़्यादा वैल्यू है, तो ये कोई वन वोट वन वैल्यू तो है ही नहीं वन वोट की। ठीक है, तो हमें थर्ड फीचर ये मिलता है कि हर एक वोट की इक्वल वैल्यू होनी चाहिए इररिस्पेक्टिव ऑफ द पर्सन जो भी वहाँ पे वोट कर रहा है। ठीक है, नाउ आई होप यू अंडरस्टूड द थर्ड फीचर ऑल्सो।
नाउ अब हम बात करेंगे रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर राइट्स के बारे में, ठीक है। रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर राइट्स। Okay, so Zimbabwe attained independence from the white minorities rule in 1980. Zimbabwe बेसिकली एक अफ्रीका की कंट्री है, वहाँ पे इनको माइनॉरिटी से, वाइट माइनॉरिटी से इंडिपेंडेंस मिली थी 1980 में। सिंस देन जो कंट्री है हैड बीन रूल्ड बाय जानु पीएफ, ठीक है, जानु पीएफ इसको रूल कर रहे हैं, एंड द पार्टी दैट हेल्ड द फ्रीडम स्ट्रगल। अब इस पार्टी ने बहुत ज़्यादा फ्रीडम स्ट्रगल को फेस किया था, स्ट्रगल किया था, और इन्होंने 1980 में जाके इंडिपेंडेंस गेन करी थी। इट्स लीडर जानो रूल्ड बाय जानु पीएफ, ठीक है। इट्स लीडर रॉबर्ट मुगाबे रूल्ड द कंट्री सिंस इंडिपेंडेंस। अब जो जानु पीएफ है उसके जो लीडर है रॉबर्ट मुगाबे, वो इसको इंडिपेंडेंस से ही लीड कर रहे हैं बेसिकली कंट्री को। इलेक्शन वर हेल्ड रेगुलरली एंड ऑलवेज वन बाय द जानु पीएफ। इलेक्शन यहाँ पे हर बार ही होते हैं, बट उसको जीतता ही कौन है, जानु पीएफ ही जीतते हैं, ठीक है। प्रेसिडेंट मुगाबे वॉज पॉपुलर बट ऑल्सो यूज्ड अनफेयर प्रैक्टिस इन इलेक्शन, ठीक है। वो पॉपुलर थे, उन्होंने इंडिपेंडेंस दिलवाई वाइट माइनॉरिटी से 1980 में, बट स्टिल वो अनप्रैक्टिस भी करते हैं, अनफेयर प्रैक्टिस भी करते हैं इलेक्शन में। कैसे? ओवर द ईयर हिज गवर्नमेंट चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, सेवरल टाइम्स उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज किया, एंड द पावर ऑफ द प्रेसिडेंट एंड मेक हिम लेस काउंटेबल, ठीक है। और जो प्रेसिडेंट की पावर होती है वो इंक्रीज कर दी, ठीक है, सेवरल टाइम्स टू इंक्रीज द पावर ऑफ द प्रेसिडेंट की पावर को जो है इंक्रीज कर दी। और क्या किया उन्होंने, ऑपोजिट पार्टी को वर्कर्स वर हरेस्ड एंड देयर मीटिंग वर डिस्टर्बटेड, ठीक है। एक तो उन्होंने प्रेसिडेंट की पावर को इंक्रीज कर दिया, सेकेंडली जो ऑपोजिशन पार्टी अपने जो मीटिंग्स रखती थी उनको वो डिस्टर्ब कर देते थे और उनको वो बहुत ज़्यादा हरास करते थे, ठीक है। पब्लिक प्रोटेस्ट को और डेमोन्स्ट्रेशन को अगेंस्ट द गवर्नमेंट वर डिक्लेयर इलीगल। कोई भी चीज़ अगर गवर्नमेंट के अगेंस्ट होती थी, जानु पीएफ के अगेंस्ट होती थी, तो उसको भी डिक्लेयर कर दिया जाता था इलीगल। देयर वॉज अ लॉ दैट लिमिट द राइट ऑफ टू क्रिटिसाइज द प्रेसिडेंट। अब आप उसने ये भी लॉ बना दिया था कि आप प्रेसिडेंट को क्रिटिसाइज ही नहीं कर सकते, ठीक है, लिमिट लगा दी थी बेसिकली। नाउ द टेलीविजन एंड रेडियो वर कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट एंड गेव ओनली द रूलिंग पार्टी विवर्जन, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ वही चीज़ दिखाई, स्क्रिप्टेड चीज़ें दिखाई जाती थी बेसिकली। यहाँ पे सिर्फ गवर्नमेंट को अच्छा दिखाया जाता था, मीडिया एंड रेडियो को, टेलीविज़न को सिर्फ जानु पीएफ ने कंट्रोल कर रखा था, एंड देयर वर नो इंडिपेंडेंट न्यूज़पेपर। यहाँ पे कोई इंडिपेंडेंट न्यूज़पेपर ही नहीं था जो क्रिटिसाइज़ करे जानु पीएफ को, कुछ भी ऐसा नहीं था। एंड गवर्नमेंट हरास दोज जर्नलिस्ट हु वेंट अगेंस्ट इट, ठीक है, गवर्नमेंट उनको हरास करती थी, जो भी इसके अगेंस्ट बोलता था उन सारे न्यूज़पेपर्स को बंद करा देती थी जो भी इसके अगेंस्ट बोलता था। द गवर्नमेंट इग्नोर सम कोर्ट जजमेंट दैट वर अगेंस्ट इट एंड प्रेशराइज जज। अब ये जो है जज को भी प्रेशराइज करते थे और इग्नोर करते थे उन सारे कोर्ट्स के ऑर्डर को जो इनके अगेंस्ट है। ही वॉज फोर्स आउट ऑफ ऑफिस इन 2017। अब ना वो 1980 से जाके 2017 में जाके इसको फोर्स किया जाता है कि भाई तुम हटो यहाँ से, और उसको हटा दिया जाता है, ठीक है। द एग्जाम्पल ऑफ जिम्बाब्वे शोज दैट द पॉपुलर अप्रूवल ऑफ द रूलर इज नेसेसरी इन अ डेमोक्रेसी, ठीक है, बट इट इज़ नॉट सफिशेंट। जो रूलर है उसका अप्रूवल ज़रूरी है, बट वो सफिशेंट नहीं है। अगर रूलर ही आपकी फेवर में नहीं है, अगर वो आपकी बात नहीं मान रहा, आपकी बातों का रिस्पेक्ट नहीं कर रहा सिटीजन्स की, तो वो क्या ही करेगा, ठीक है। पॉपुलर गवर्नमेंट कैन बी अनडेमोक्रेटिक, ठीक है। अभी कितनी पॉपुलर गवर्नमेंट थी, इसने जो है लोगों को वाइट माइनॉरिटीज से इंडिपेंडेंस दिलाई, बट इवेंचुअली इसने क्या किया, इसने खुद ही रूल करने लग गए वो अपनी खुद की कंट्री में जिसको उन्होंने इंडिपेंडेंस दिलाई थी। अब जब इसने इंडिपेंडेंस दिलाई होगी तब ये कितना ज़्यादा पॉपुलर होगा, लोग इनको कितना मानते होंगे, बट इवेंचुअली इन्होंने क्या किया, पॉपुलर लीडर कैन ऑल्सो बी ऑटोक्रेटिक। ये अपने आप को ही प्रेजेंट करने लग गए, ये ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट इन्होंने बना ली, ठीक है। इफ़ वी विश टू एक्सेस अ डेमोक्रेसी इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू लुक एट द इलेक्शन। हमें इलेक्शन को देखना भी ज़रूरी है, ठीक है, बट इट इज़ equally important to look before and after the election, ठीक है। there should be a sufficient room for normal political activities including political opposition in the period before election, ठीक है। हमें सिर्फ एक पॉलिटिकल लीडर ही नहीं, हमें उनकी ऑपोजिशन के बारे में भी सोचना चाहिए, क्योंकि अगर
पॉलिटिकल ऑपोजिशंस होंगे तभी वो सामने वाला जो इलेक्टेड बंदा होगा वो काम करेगा, क्योंकि उनको बेसिकली फेस करने के लिए दूसरी पार्टी बैठी है, ठीक है। नाउ दिस रिक्वायर्स दैट द स्टेट शुड रिस्पेक्ट सम बेसिक राइट्स ऑफ द सिटीजन, ठीक है। दे शुड बी फ्री टू थिंक, लोगों के पास होना चाहिए, ये फ्रीडम होनी चाहिए कि वो फ्री टू थिंक हो, फ्री टू हैव ओपिनियन, फ्री टू फॉर्म एसोसिएशन एंड प्रोटेस्ट एंड टेक अदर पॉलिटिकल एक्शंस, ठीक है, जो इनको नहीं दिए गए थे। ये हर एक चीज़ को इलीगल डिक्लेयर कर देते थे। एवरीवन शुड बी इक्वल इन द आइज ऑफ द लॉ, सब लोग इक्वल होने चाहिए इन द आइज ऑफ द लॉ, इन द लॉ, ना कि सिर्फ वही लोग जो इलेक्ट हुए हैं, ठीक है। दीज राइट्स मस्ट बी प्रोटेक्टेड बाय एन इंडिपेंडेंट, ठीक है, और इसको जो है प्रोटेक्ट हमें खुद को ही करना पड़ेगा। एंड जुडिशरी को भी, जिसके ऑर्डर सब मानते हैं, ठीक है। नाउ वी शैल रेड, हम इसके बारे में आगे चैप्टर नंबर 6 में पढ़ेंगे। सिमिलरली देयर आर सम कंडीशंस दैट अप्लाई टू द गवर्नमेंट, to a way a government is run after a election. A democratic government cannot do whatever it's like, ठीक है। जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है, जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, सिर्फ वो सब कुछ नहीं कर सकती जो उसका मन करे, ठीक है। सिंपली बिकॉज इट हैज़ वॉन, जब बस जस्ट बिकॉज वो इलेक्शन जीत गई, इसका मतलब ये नहीं कि जो उसका मन करे वो करे। इट हैज़ टू रिस्पेक्ट सम बेसिक रूल्स, ठीक है। इन प्रैक्टिस, इन पर्टिकुलर इट हैज़ टू रिस्पेक्ट सम गारंटेड टू द माइनॉरिटीज़, इनको माइनॉरिटीज़ की भी रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी। एवरी मेजर डिसीजन हैज़ टू गो थ्रू अ सीरीज ऑफ कंसल्टेशन, हर एक डिसीजंस को लेने से पहले एक कंसल्टेशन रखनी चाहिए, ठीक है। एक के हाथ में सब कुछ नहीं होना चाहिए। एवरी ऑफिसर्स की बात सुननी चाहिए। राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को असाइन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लॉ, ठीक है। सारी चीज़ों को देख के ही डिसीजन लेने चाहिए। ईच ऑफ दीज इज़ काउंटेबल नॉट ओनली टू द पीपल, क्योंकि ये सब कुछ जो है सिर्फ लोगों के लिए ही काउंटेबल नहीं है, बट ऑल्सो टू द अदर इंडिपेंडेंट ऑफिशियल्स के लिए भी ये काउंटेबल है, ठीक है। इससे हमें ये सीखने को मिलता है। इससे हमारे पास फोर्थ बेसिकली फीचर ये आता है कि अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रूल्स विद इन द लिमिट सेट बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड सिटीजन, ठीक है, सिटीजन्स राइट, ठीक है, कि आपका जो मन करे आप वो नहीं कर सकते, आपको कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट्स में रह के ही काम करना पड़ेगा, ठीक है। जो सेट्स करे गए हैं बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड सिटीजन्स राइट्स को भी आपको देखना पड़ेगा। आपको सबके अंदर आके ही काम करना पड़ेगा। आप फ्रीडम, आपके पास नहीं है इतनी, आपके ऊपर भी लिमिट्स है। जो इलेक्टेड प्रेसिडेंट है या इलेक्टेड मेंबर है उसके ऊपर भी लिमिट्स होनी चाहिए, तभी आप अपने आप को सुपीरियर नहीं मानोगे और लोगों को फर्दर रखोगे, ठीक है। सो आई होप यू अंडरस्टूड द फोर्थ फीचर ऑफ द डेमोक्रेसी. I hope you like this video. Don't forget to share it with your friends and don't forget to hit the subscribe button. Thank you for watching.